ये है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल 100 न्यूज, सिर्फ खबर। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। एक नई राजनीतिक का विकल्प देने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घिरती जा रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी में नकदी और सोना मिला है, जो जैन के खिलाफ एक बड़ा सबूत है। इस मुद्दे पर भाजपा एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से फिर से कई सवाल किए और कहा है कि वो सबूतों के साथ सत्येंद्र जैन को पाक साफ साबित करें। ईमानदारी का ढोल पीटने वाली आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के परिसरों पर ईडी की छापेमारी ने मुसीबतें पैदा कर दी हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के परिसरों पर सोमवार को छापेमारी की थी। इसमें बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए। साथ ही बिना हिसाब की 2 करोड़ 85 लाख रुपए की नगद राशि और 1 किलो 800 ग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के इन परिसरों में छिपे मिले। इन्हें धन शोधन और निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत जब्त किया गया है। इस छापेमारी के बाद बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से हवालात मिनिस्टर बने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल जी जो सबसे ज्यादा ईमानदारी की कमीज पहनने का दावा करते हैं, उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आज तक वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से बने हवालात मिनिस्टर, उनके खास मित्र और खास व्यक्ति सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से 10 सवाल पूछे थे, लेकिन उसका जवाब देने में केजरीवाल अक्षम हैं। बीजेपी ने केजरीवाल से कुछ और सवाल पूछे हैं। पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को भी अनदेखा करने का आरोप लगाया। कोर्ट से आज तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिली, आप अभी भी कोर्ट नहीं जा रहे रिलीफ लेने के लिए। और यदि आप इतने ही पाक हैं, इतने ही सत्यवान हैं, तो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेकर उन्हें वापस भी लाया जा सकता है अगर उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है। परंतु ये नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की जो आंच है वो सत्येंद्र जैन पर नहीं रुकती है। हमें सबको पता है कि इस पैसों से, इन शेल कंपनियों से 200 बीघा जमीन खरीदी गई थी। और हो सकता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और उन स्टेक होल्डर्स के पास ये एजेंसियां पहुंच जाएगी, इसका डर सता रहा है। और इसीलिए हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज तक इस्तीफा लेने में नाकाम है। ईडी की हिरासत में दिन काट रहे सत्येंद्र जैन का आम आदमी पार्टी ने बचाव किया। पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि ईडी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं ढूंढ पाई है। पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला सत्येंद्र जैन के पास। और हाई कोर्ट में जब पूछा गया तो कह दिया सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं है। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले हफ्ते ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है जांच एजेंसियों ने पैसे की लेन देन से जुड़े कुछ सवाल जैन से पूछे थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। जांच एजेंसियों का मानना है कि अब पैसे शेल कंपनियों के जरिए आए, बाद में जैन ने इन पैसों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कुछ सौदों की रजिस्ट्री में पैसा चेक से देना बताया गया, जबकि भुगतान नकदी में किया गया। इससे पहले अप्रैल महीने में भी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन के परिवार और कंपनियों की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की थी। और पश्चिमी जिले के पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों ने एक यात्री को 2.7 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा है। यात्री की पहचान किराड़ी सुलेमान नगर निवासी गोविंद लंबा के तौर पर की गई है। सीआईएसएफ की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक छानबीन में पता चला कि गोविंद लांबा ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 स्थित थॉमस कुक में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करता था।
उसने बताया कि वह विदेशी मुद्रा को बदलने के लिए लेकर जा रहा था। सीआईएसएफ ने इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल प्रशासन और ईडी को इस बारे में जानकारी दी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास हैं। सुधाकर, क्या पूरा मामला है और इतनी बड़ी रकम कहां से आ रही थी, किस मकसद से लेके जाया जा रहा था? क्या कुछ जानकारी निकल के आ पाई है आपके पास? संतोष, जाहिर तौर पर पूरे मसले में अभी भी ये राज बना हुआ है कि रकम दरअसल कहां से आई थी, किसके पास जा रही थी, क्योंकि जिस शख्स को पकड़ा गया है वो अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। हालांकि उसने ट्रैवल एजेंसी में काम करने की बात कही है, वहाँ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करता है ये कह रहा है, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं थे कि इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी रकम वो कैश क्यों कैरी कर रहा था, वो भी सभी विदेशी मुद्रा। और ये करीब दिन में करीब 1:30 बजे ये घटना पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पे घटी थी। जो बैगेज स्क्रीनिंग के लिए जो स्कैनर होते हैं उसके जरिए जब उसका बैग गया तो सीआईएसएफ वालों को शक हुआ कि इसमें करेंसी नोट की गड्डियां हैं। और फिर जब जांच की गई तो इस पूरे मसले का खुलासा हुआ। हालांकि पहले अपनी तरफ से सीआईएसएफ कर्मियों ने तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई असंतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस और इसके साथ ही ईडी को भी खबर दी। ईडी के भी अधिकारी आए, उन्होंने भी पूछताछ की तो उनको भी कोई संतोषजनक जवाब ये शख्स नहीं दे पाया। तो उसके बाद उसको हिरासत में लिया गया है। फिलहाल सही हकदार का या ये एक ऑथराइज्ड वैध पैसा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जानकारी नहीं दे पाएगा तो देर रात तक इसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सुधाकर, किस देश की मुद्रा, क्या इसकी जानकारी निकल के आ पाई है और अब ईडी आगे जांच क्या और आगे बढ़ाएगा? देखिए, इसमें कई देशों की मुद्रा है। अच्छा। इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात का के दिरहम की बात की जाए या फिर इसमें यूएस डॉलर्स की बात की जाए, करीब 2 लाख यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है, 1.25 लाख करीब यूएस डॉलर से, 20,000 कैनेडियन डॉलर से, सिंगापुर डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पाउंड, थाई, यूरो, तो सभी तरह की राशि और करीब सबका मिला जुला कर अगर कहें तो करीब 2,70,00,000 रुपए ये होते हैं। देखिए, विदेश अगर कोई यात्री जाते भी हैं तो उनके लिए एक निश्चित अमाउंट की राशि ले जाने की बात होती है। अगर इनको किसी नागरिक के जरिए मिली है उसका एक पूरा रिकॉर्ड होता है, बैंक्स के जरिए इनका लेन देन होता है, लेकिन कोई ना इनके पास वैध कागजात थे, ना ये एक ऐसी कोई जानकारी दे पा रहा था। एक ट्रैवल एजेंसी का जरूर नाम लिया जा रहा था, तो ईडी का कहना है कि जरूर वो ट्रैवल एजेंसी की भी जांच करेंगे इस मसले को लेकर अगर जरूरी हुआ तो। अगर सही कागज नहीं मिल पाए या फिर जो पकड़े गए हैं वो नहीं बता पाए तो क्या हिरासत में उनको ले लिया जाएगा, उनको जेल भी हो सकती है? देखिए, अभी इस वक्त वो ईडी की हिरासत में है और अगर कहे तो इस मामले में अगर सही से वो जवाब नहीं दे पाते हैं, शक जांच में ये पाया जाता है कि एक अवैध राशि है तो ईडी की तरफ से इस शख्स की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। हालांकि अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है इस पूरे मसले को लेकर। सुधाकर, जब ईडी की जांच आगे बढ़ेगी तो क्या ट्रैवल जो एजेंसी है वो भी घेरे में आएगी? इसके अलावा जो आगे की जो चीजें हैं, वो कड़ियां हैं, वो भी खुलने के आसार हैं? बिल्कुल। देखिए, और आप इससे पहले हम जानकारी दिखा ही रहे थे कि सत्येंद्र जैन मामले में किस तरह से हवाला के जरिए शेल कंपनीज में और इस तरह की चीजें कई बार आती हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मसले, अभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मैंने कहा, लेकिन जरूर इस तरह की घटनाएं जरूर सतर्क करती है एजेंसियों को। और ट्रैवल एजेंसी भी इस वक्त घेरे में है और जरूरी लगा एजेंसियों को तो उसकी भी जांच की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस सभी जानकारी के लिए। तो जैसे जांच आगे बढ़ेगी, परत दर परत चीजें निकलकर सामने आएंगी। और 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर देश दुनिया में चर्चा होती रही है। जहां तमाम मुल्कों के साथ भारत के संबंधों में नई ऊंचाइयां आई हैं तो वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में भारत के पक्ष को दुनिया के सामने मजबूती से सामने रखते रहे हैं, तो
तो वैश्विक समस्या के समाधान के लिए दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। कैसे बीते 8 वर्षों में भारत की विदेशी नीति को पीएम मोदी ने एक नई दिशा दी है, इस पर आधारित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी बात सामने रखी, जिसमें दुनिया के मेहमान मौजूद थे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इन 8 सालों में देश की विदेश नीति में बहुत अहम बदलाव हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक किताब का विमोचन किया। किताब का शीर्षक है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स 8 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इस ई बुक में कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र है। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय विदेश नीति अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट है। India's diplomacy has also naturally focused on major powers, on key economic hubs, on significant energy sources, and on influential regional players. We have conducted that with open-mindedness and objectivity, practicing in foreign policy our maxim of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. In seeking solutions to larger complicated issues, we believe in Sabka Prayas as well. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए। पड़ोस प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी और उसे अहम बताते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि एक्ट ईस्ट हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब सुरक्षा की बात आती है तो भारत अपने हितों की रक्षा करने में सब कुछ करेगा। We have specifically seen that in the phenomenon of terrorism. Diplomacy has contributed to addressing that challenge by delegitimizing it and by denying support and sustenance to terrorism. Our borders also need safeguarding, and we will never accept any attempt to unilaterally change the status quo. विदेश मंत्री ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत का पक्ष फिर से साफ किया और कहा कि भारत अफगानिस्तान की खाद्यान्न स्वास्थ्य जरूरतें पूरा करने में मदद कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने में भारत अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने कोविड के दौरान दुनिया को भारत की मदद का जिक्र किया और कहा कि हमने भारत में बनी वैक्सीन 98 देशों को दी। विदेश मंत्री ने कहा कि हम विश्व के साथ विश्व के लिए निर्माण करना चाहते हैं। We certainly want to make in India, but we want to make for the world. In the coming years, we intend to focus even more on green growth, on digital delivery, and on health capacities. विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार विकास के लिए कूटनीति को खासा महत्व देती है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी जताई। और देश में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति जारी की गई है। इसका मकसद साल 2030 तक भारत को दुनिया में एयर स्पोर्ट्स हब के तौर पर स्थापित करने का है, जिसके लिए एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। वायु खेलों के लिए नियमन और सुविधाओं के विकास से आने वाले कुछ सालों में करीब 1 लाख से ज्यादा रोजगारों के मौके भी सृजित होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को जारी किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि ये नीति काफी विचार विमर्श और रिसर्च के बाद तैयार की गई है और वायु खेल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। This is after much research, after much consultation, and on the basis of a great resolve that we have come forward to you with this new architecture. And the air sports arena is one such area which has the ability to transform into a huge industry. राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का उद्देश्य 2030 तक भारत को दुनिया में एयर स्पोर्ट्स हब के तौर पर स्थापित करने का है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत देश में 4 स्तरीय ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसके तहत एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को सर्वोच्च निकाय के अलावा राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर इन निकायों का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 में एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, एमेच्योर बिल्ड और प्रायोगिक विमान, बैलूनिंग, ड्रोन, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग, वायु माइक्रो लाइटिंग, पैरा मोटरिंग और विंटेज विमान जैसे खेलों को शामिल किया गया है। वायु खेलों के लिए नियमन और सुविधाओं के विकास से आने वाले कुछ सालों में करीब 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। Currently,
India, the revenue is roughly about 80 to 100 crores from air sports, with roughly about 5,000 odd air sports practitioners. पर हमारे विचारधारा में ये रेवेन्यू पोटेंशियल 10 गुना हो सकता है. वी कैन गो फ्रॉम 80 to 100 crores to 8,000 to 10,000 crores. We can grow from the 5,000 odd to almost 100,000 direct jobs. इस नीति के प्रभावी होने से वायु खेलों की दुनिया में भारत अग्रणी देशों में शुमार होगा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया। इस कॉन्फ्रेंस में देश के सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने देश में शोध और नवाचार की संस्कृति विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने इस मौके पर 6ठे विजिटर अवार्ड भी प्रदान किए। गौरतलब है कि राष्ट्रपति देश के 161 केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के विजिटर होते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति विकसित करने के लिए अधिक से अधिक पेटेंट फाइल करने को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति भवन में चल रहे 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यही वजह है कि वैश्विक नवाचार इंडेक्स में भारत आज 46वें स्थान पर पहुंच गया है। I have also been informed that our efforts towards building a culture of innovation have started showing results, and India's ranking in Global Innovation Index has significantly improved from 76 in 2014 to 46 in 2021. However, in order to improve the culture of innovation and entrepreneurship in India, we need to encourage the filing for patents and streamline the process for it. राष्ट्रपति ने कहा कि सबको सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जल्द से जल्द लागू करने पर फोकस कर रही है और इस दिशा में कई कदम भी उठाए गए हैं। In tune with the government's priority of making affordable quality education accessible to every Indian, the Ministry of Education has also focused on quick implementation of the NEP 2020. I am happy to note that a number of steps have been taken towards the implementation of NEP. As many as 13 Indian Knowledge System Centers have been opened across the country. Books have been published in 12 Indian languages with introductory chapters on Indian knowledge traditions of the respective subjects. राष्ट्रपति ने इस मौके पर 6ठे विजिटर्स अवार्ड 2020 भी प्रदान किए। तकनीकी विकास के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रीतम देव को विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि जीव विज्ञान में शोध के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को विजिटर्स अवार्ड दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 8 सालों में लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और जनता के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की हैं। पीएम मोदी ने पिछले 8 सालों में सरकार के दौरान उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दे रही माई गॉव इंडिया के ट्वीट को रिट्वीट किया है। माई गॉव इंडिया के ट्वीट में कहा गया है कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम लोगों की जिंदगी को सहज, सरल, सुगम और आसान बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। राजस्थान के बाड़मेर में सड़क दुर्घटना के दौरान हुई लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि राजस्थान के बाड़मेर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दुख की इस घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करे। गौरतलब है कि राजस्थान में बाड़मेर जिले के गुड़ा मलानी क्षेत्र के पास कल देर रात सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएचएमसी में बीजेपी तेलंगाना नगर सेवकों व तेलंगाना के अन्य पार्टी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, हमने सामुदायिक सेवा के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने व जमीनी स्तर पर लोगों की मदद करने पर चर्चा की। बीजेपी तेलंगाना में सुशासन व वंशवाद कुशासन को खत्म करने के लिए काम करेगी।
और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 के पहले 20 टॉपर आईएएस के साथ बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये बैच 25-30 वर्ष तक सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं देने वाले हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला 25 वर्ष का समय हमें भारत की शताब्दी की ओर ले जाएगा। इस बैच का विशेष महत्व ये भी है कि 25-30 वर्ष ये अपनी सेवाएं देने वाली हैं, एक्टिव सर्विस, और अगला 25 वर्ष का समय जिसे मोदी जी ने अमृत महकाल कहा है वो हमें ले जाएगा भारत की शताब्दी की ओर। जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो यही युवा अफसर, उसके निर्माता, उसके आर्किटेक्ट। और राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। दो समुदाय के लोगों के बीच पथराव की घटना सामने आई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और 3 लोगों को पकड़ा गया है। दो पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले। सूरसागर के रॉयल्टी नाके के पास ये बवाल देखने को मिला। अभी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और 3 लोगों को पकड़ लिया गया है। बीते दिनों कानपुर में हुई हिंसा के बाद अब माहौल पूरी तरह से शांत है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस संदर्भ में अभी तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पूरी घटना का मुख्य साजिशकर्ता से लेकर पोस्टर छापने वाला व्यक्ति भी शामिल है। इस बीच कानपुर हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की बात भी कही जा रही है, जिसके लिए यूपी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कानपुर का माहौल खराब कर हिंसा फैलाने वाले पत्थरबाजों की धरपकड़ का काम जारी है। मंगलवार को 12 और पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंसा मामले में अब तक कुल 50 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि कानपुर के बेकनगंज स्थित नई सड़क पर हिंसा भड़काने और सौहार्द बिगाड़ने वाले पत्थरबाजों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। अब तक कुल 50 लोग अरेस्ट हो गए हैं। कल तक ये संख्या 38 की थी और पिछले 24 घंटे में 12 लोग और अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट की कार्यवाही जारी है। हमने निर्दोष लोगों को बिल्कुल किसी भी तरह की समस्या ना हो ये सुनिश्चित किया है। पोस्टर पे जो फोटोग्राफ्स इशूड हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू इशूड हैं, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, उनसे मिलान करके भाली भांति चीज़ों को परख करके जांच करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। संदिग्ध पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में पुलिस ने पोस्टर्स लगवाए हैं। पोस्टर लगाए जाने के बाद पहचान सामने आने पर पत्थरबाजों में कार्रवाई का भय बढ़ गया और वो खुद भी थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। पुलिस ने बाजारबंदी के पोस्टर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिक को भी आरोपी बनाया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे पोस्टर छापने से पहले मालिक को पुलिस को सूचना देना चाहिए था। उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। देखिए, जब ये पोस्टर जारी हुए थे तो हमने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि ऐसे भड़काऊ पोस्टर किस जगह पर प्रिंट हुए हैं। तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया, ये रोमा प्रिंटर्स हैं और रमानी। तो इससे पूछताछ की जा रही है, कैसे, कब, किसने ऑर्डर दिया और किस तरीके से इन पोस्टरों को छपवाया गया। कानपुर की घटना को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इससे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। दंगा, उपद्रव और गुंडागर्दी करने की कोशिश करने वाले अगर ये सोच रहे हैं वो बच जाएंगे तो ये गलत है। कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तो हैं, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। लेकिन कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करे, कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। अब कानून व्यवस्था का राज है और इस समय कोई गड़बड़ करेगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस बीच कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफा की पत्नी ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। गौरतलब है कि 3 जून को सुनियोजित साजिश के तहत कानपुर में हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया था। प्रशासन अब हिंसा प्रभावित क्षेत्र में अवैध संपत्तियों की पहचान करने में जुटा है। शांति स्थापित करने के लिए पुलिस बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। और गुरुवार को दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 के लिए तैयार है। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक मैच के 94% टिकट पहले ही बिक चुके हैं। खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास जिम प्रोवाइड करवाया है, ड्रेसिंग रूम अपग्रेड करवाए हैं आपकी बार में अपना, और आइस बाथ वगैरह प्लेयर्स के लिए दिया है हमने। और बाकी ग्राउंड आप देखो, ग्राउंड पूरा लश ग्रीन ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। उसके लिए 3.5 साल के बाद मैच होने जा रहा है यहाँ पर और लगता है बहुत अच्छा मैच होगा। रोहन जेटली जो है बहुत ही डायनेमिक और यंग प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं और इस टाइम में हमारे पास जितनी भी है सारी यंग टीम है हमारे पास में, और रोहन जी के साथ में चल के हम लोग ने काफ़ी काम किया है क्लब के लिए और बहुत उनकी जो सोच है काफ़ी ऊपर लेवल की सोच है और जितनी फैसिलिटीज वो प्लेयर्स को और सबको दे रहे हैं मेरे ख्याल से आज तक कभी हुई नहीं इसके अंदर में, DDC के अंदर में। तो इन्हीं खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार।
ये है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल 100 न्यूज़ सिर्फ कवर।